आइए अब हम औपचारिक संदेश वाहन के प्रकार को देखते हैं। देखिए, औपचारिक संदेश वाहन के प्रकार आप इसे 3 प्रकार से देख रहे हैं। पहला है लंबवत संदेश वाहन, दूसरा है समतल संदेश वाहन और तीसरा है तिरछा संदेश वाहन। हम इसे एक-एक करके अच्छे से समझते हैं। लंबवत संदेश वाहन, इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है ऊपर की ओर जाने वाला संदेश वाहन जिसे अपवर्ड कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें आप देख रहे हैं, जो मैं फिगर आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट यानी अधिकारी अधीनस्थ। इसमें जो आपको चिन्ह दिख रहा है तीर का, वो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, मतलब जो सूचना जा रही है वो नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। अब जो सूचना नीचे से ऊपर की ओर जाएगी वो कौन कौन सी सूचना होगी? वो तो या सुझाव हो सकते हैं, या प्रतिवेदन हो सकते हैं यानी रिपोर्ट्स, या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, या शिकायतें हो सकती हैं। इसी के विपरीत हम जब दूसरा नंबर देखते हैं डाउनवर्ड, जो नीचे की ओर जाने वाले संदेश वाहन हैं, उसमें हम देख रहे हैं जो तीर का निशान है वो सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ की ओर जाता है। मतलब यहाँ सुपीरियर जो है कम्युनिकेशन जो कर रहा है वो सबऑर्डिनेट की ओर कर रहा है। तो इस स्थिति में जो भी संदेश होंगे वो किस तरीके के होंगे? जो संदेश होंगे वो होंगे पॉलिसीज़ होंगे, कंपनी की रूल्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे। इंग्लिश में मैं बता रही हूँ आप लोग को, हिंदी में इसे कह सकते हैं नियम होंगे, आदेश होंगे, निर्देश होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डाउनवर्ड या नीचे की ओर होने वाले संदेश वाहन में होती है। तो इस तरीके से हमने लंबवत संदेश वाहन समझा। अब दूसरा संदेश वाहन कहता है समतल संदेश वाहन। इसमें क्या होता है, जब एक ही तरह के पदाधिकारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या संदेश वाहन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, समतल संदेश वाहन होता है। मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर जो है एक प्रोडक्शन मैनेजर से, और एक प्रोडक्शन मैनेजर एक एचआर मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का जो पद है वो सेम है। तो इस स्थिति में हम इसे समतल संदेश वाहन कहेंगे। इसके बाद बात आती है तिरछा संदेश वाहन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप जैसे इस फिगर में देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उत्पादन मैनेजर यानी प्रोडक्शन मैनेजर है, वह किससे बात कर रहा है, जो विपणन विभाग के फोरमैन से बात कर रहा है। उसी तरह आप देख रहे हैं कि जो उत्पादन विभाग है उसका जो फोरमैन है वो क्या किससे बात कर रहा है, विपणन विभाग के विपणन प्रबंधक से बात कर रहा है। तो ये अपने आप में तिरछा संदेश देते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो बच्चों ये तो थे औपचारिक संदेश वाहन के प्रकार। आइए अब हम इनके जाल को समझते हैं कि किस प्रकार के जाल इसमें यूज़ होते हैं। जैसे कि पहला जाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है श्रृंखला चेन। आप इसमें देख रहे हैं ABCD, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसमें संदेश वाहन कैसे होगा, जो A है अधिकारी B को संदेश देगा, मैसेज देगा, B जो है C को संदेश देगा, C जो है D को संदेश देगा। इस स्थिति में क्या हुआ, जो है B के लिए अधिकारी कौन हुआ, A हुआ, और B क्या हुआ, उसका अधीनस्थ हुआ। और इसी तरह C के लिए अधिकारी कौन हुआ, B हुआ, और C उसका अधीनस्थ हुआ। और D के लिए अधिकारी कौन हुआ, C हुआ, और D उसका अधीनस्थ हुआ। तो यह जो संदेश का फ्लो है या प्रवाह है, A से B की ओर, B से C की ओर, और C से D की ओर होगा। तो इसे हम श्रृंखला चेन कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा जाल देख रहे हैं हम, वह है चक्रीय संदेश वाहन। इसे व्हील कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो A है वो B से बात करेगा, वही A C से भी कम्युनिकेट करेगा, वही A D से भी करेगा, और वही A E से भी करेगा। इसमें क्या हो रहा है, जो बाकी मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो अपने जो अधिकारी है उनके माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो स्वयं एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। माध्यम किसको चुनेंगे, वो माध्यम चुनेंगे A को, यानी उनका जो मैनेजर है या उनका अधिकारी है उनके माध्यम से ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तीसरा जाल आप देख रहे हैं
घूमता हुआ जाल यानी सर्कुलर संदेश वाहन कह सकते हैं या सर्कुलर कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो ए है वो बी और ई से कर रहा है कम्युनिकेशन, और बी है वो ए और सी से कर रहा है, उसी तरह जो डी है वो सी और ई से कर रहा है। आप इसमें ये नोटिस कर रहे होंगे कि कोई भी एक व्यक्ति या एम्प्लॉय है वो अपने आसपास के दो डिफरेंट एम्प्लॉय से या अधिकारियों से या अधीनस्थों से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। वो दूसरे अन्य जो है एम्प्लॉय से कम्युनिकेट नहीं करता, जो उनके पास हैं, नज़दीक हैं, उन से कम्युनिकेट करता है। तो यह हुआ घूमता हुआ ये सर्कुलर कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है मुक्त प्रवाह। इसमें आप देख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम फ्री फ्लो कहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई बाउंडिंग नहीं है। ए बी से, बी सी से, सी डी से, डी ई से, ई ए से, मतलब हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना इजी हो जाता है। जिससे कार्य है वो उससे फ्रीली उससे बात कर सकता है। इसीलिए इसे इंग्लिश में फ्री फ्लो कहते हैं और हिंदी में मुक्त प्रवाह कहते हैं। पांचवा और अंतिम जाल है वो है अधोमुखी जाल या अधोमुखी वी जाल। इसमें क्या होता है, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सी और डी का जो अधिकारी है बी, वो जो है सी और डी हैं, वो अपने अधिकारी बी के बारे में उसके भी अधिकारी ए से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मतलब कोई भी अधीनस्थ हैं वो अपने अधिकारी के अधिकारी से सीधे क्या कर सकते हैं, संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं अधोमुखी वी संदेश वाहन जाल। तो बच्चों, इस तरीके से हमने औपचारिक संदेश वाहन जाल को डिटेल में समझा। औपचारिक संदेश वाहन यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन को जानने के बाद आइए अब हम अनौपचारिक संदेश वाहन यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, औपचारिक संदेश वाहन जो है वो ऑफिशियल तौर पर जो हम कम्युनिकेट करते हैं या आधिकारिक रूप से हम जो संदेशों का या मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं, हम उसे औपचारिक संदेश वाहन कहते हैं। उसी तरह जो अनौपचारिक संदेश वाहन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यह अनाधिकारिक रूप से हम जो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं वहाँ पे अनौपचारिक संदेश वाहन होते हैं। मान लीजिए हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे जन्म स्थान से रिलेट करते हैं या हमारे जैसे भाषा बोलते हैं या हमारे कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो हम उससे क्या हो जाती है, हमारी उनसे मित्रता हो जाती है और हमारा उनसे एक अलग फ्रेंडली टर्म डेवलप हो जाता है या मित्रता हमारी उनसे बढ़ जाती है। इस स्थिति में क्या होती है, हमारे और उसके बीच में जो भी संदेश का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाएगा, अनौपचारिक संदेश वाहन कहलाएगा। अब ये जो अनौपचारिक संदेश वाहन है ये कब हो सकती है, ऐसे तो वर्किंग आवर्स में भी हो सकती है लेकिन वो कम मात्रा में होती है। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में अगर सरल रूप में जाने तो एट द टाइम ऑफ लंच टाइम जब होती है या टी आवर्स या टी ब्रेक के समय जो होती है, उस समय अनौपचारिक संदेश वाहन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है। जो अनौपचारिक संदेश वाहन होता है वह संगठनात्मक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। साथ ही साथ इसमें जो होता है किस तरह की बातें आती हैं, या तो किसी मुद्दे पर चर्चा होती है या एक दूसरे को किसी समस्या के लिए सुझाव रखते हैं। इसके अलावा क्या कोई मुद्दे पर विवेचना करना है, इस तरह के जो मैसेजेस का आदान प्रदान होता है या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इस तरह का कम्युनिकेशन वहाँ सामने आता है। और बच्चों, जो अनौपचारिक संदेश वाहन है हम उसको अंगूर की बेल की तरह समझ सकते हैं कि ये जो संदेश का प्रवाह होता है वह अंगूर की लता की तरह होता है। वह प्रवाहित होकर के जो मैसेज है कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा इसका हम अंदेशा नहीं लगा सकते या इसको हम अच्छे से नहीं समझ सकते। इसके बाद हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे कि अनौपचारिक संदेश वाहन की विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषता पहले इस प्रकार है कि सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापित होता है, ये फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स। बच्चों देखिए, अगर हम व्यावसायिक तौर पर ना देखें तो आप देखते हैं
कि आप पड़ोसियों के साथ क्या कर रहे हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं या पार्टीज़ करते हैं या उनके साथ गेट टुगेदर्स करते हैं, तो आपने क्या किया, एक सोशल रिलेशनशिप बनाया है। वैसे ही हम औपचारिक तौर पर देखें या वर्किंग एनवायरनमेंट में देखें या कार्य के वातावरण में देखें, तो उस तरह के मित्रता वाले संबंध जो हैं किस में भी बनते हैं, ऑफिस आवर्स में भी बन जाते हैं या उस वर्किंग एनवायरनमेंट में भी बनते हैं। तो वहाँ पे क्या बनते हैं, बनाते हैं हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स बनाते हैं या टर्म्स बनाते हैं, उसको हम फ्रेंडली टर्म्स भी कहते हैं या मित्रता बनाना भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि ये 2 तरह की सूचनाएं देता है, 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी सूचनाएं देता है, एक तो कार्य संबंधित सूचनाएं भी देगा और एक व्यक्ति संबंधित सूचनाएं भी देगा। कार्य संबंधित सूचनाएं कैसे देगा कि हम इनफॉर्मली भी कह सकते हैं, अरे यार वहाँ मीटिंग है, जाना था, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्या तू प्लीज़ अटेंड कर लेगा। मतलब यहाँ क्या हुआ, कार्य से रिलेटेड भी बात हो गई कि मीटिंग वो किसी कारण से नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो उसने अपने जो सबॉर्डिनेट हैं या अपने साथ जो सहकारी हैं उसको क्या कह दिया कि भाई मेरे बदले तू चला जा, आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ किसी कारणों से। तो ये कार्य से रिलेटेड बात हुआ। और व्यक्ति संबंधी क्या हुआ, उसकी पर्सनल लाइफ से, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं या कुछ वो पार्टीज़ करने वाले हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो बातें होती हैं या कम्युनिकेशन होती हैं वो इनमें सम्मिलित होती हैं। इसे कहते हैं हम 2 तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उसके बाद आती है अनिश्चित मार्ग, ये अनसर्टेन पाथ। देखिए बच्चों, जैसे औपचारिक हमने कम्युनिकेशन में देखा कि उसका एक जो मार्ग होता है वो प्रिस्क्राइब्ड रहता है या डिसाइडेड रहता है कि जो है A B से, B C से, C D से ही करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सब फ्री होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, जिससे इच्छा वो उससे बात कर सकता है। नो बाउंडिंग्स, मतलब इसका ऑफिशियल तौर पर हम कह सकते हैं या आधिकारिक रूप से कोई प्रेशर नहीं बना रहता कि भाई आप उससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते। वहाँ अनौपचारिक संदेश वहन होता है। उसके बाद बात आती है अफवाह या गलतफहमियों की भावना की, यानी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ र्यूमर्स एंड डिस्टॉर्शन। देखिए बच्चों, जब एक बात जो है कई लोगों से होकर गुजरती है तो उसमें क्या होती है, बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती हैं। उस स्थिति में होता ये है कि जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है या जो बात मुद्दे की थी वो अपने मुद्दे से हटकर दूसरे ही तरफ चली जाती है। तो इससे हम इसकी चौथी विशेषता को समझते हैं। और 5वीं इसकी अंतिम विशेषता है शीघ्र प्रसार, यानी क्विक रिले। जैसे कि आप जान रहे थे कि औपचारिक जो संदेश वाहन है वो एक स्लो प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन शीघ्र प्रसार क्यों है, क्योंकि ये फ्री फ्लो होता है, कोई भी किसी से कभी भी बात कर सकता है, उन पे कोई आधिकारिक रूप से बाउंडेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो फ्लो होता है या प्रवाह होता है कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है, बहुत जल्दी होता है या क्विक होता है। अब हमने विशेषताओं को जान लिया, आइए अब इनके लाभ की तरफ नज़र डालते हैं। लाभ यानी एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है कि तीव्र तथा प्रभावपूर्ण संदेश वहन, क्विक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इसमें कम्युनिकेशन होता है या संदेश वहन होता है या संदेशों का जो प्रवाह होता है बहुत ही फास्ट या तीव्र गति से होता है। साथ ही क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि लोग जो सुनते हैं उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, अब वो बात सही है या गलत ये बात दूसरी है, लेकिन जैसे ही सुना तुरंत उस पर यकीन कर लिया। उसके बाद दूसरा जो लाभ है, खुला वातावरण, फ्री एनवायरनमेंट। मतलब कोई कंपनी का प्रेशर नहीं है, कोई आधिकारिक प्रेशर नहीं है कि आप ये बात कर सकते हैं, ये बात नहीं कर सकते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो मैंने ये वाक्य कहा है इसका अर्थ यह है कि उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ उस समय फ्री हैं जब वो आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ लंच आवर्स, जब लंच ब्रेक है या टी ब्रेक है, ठीक है, तो इस समय वो आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद होता है अच्छे मानवीय संबंध, बेटर ह्यूमन रिलेशन। इसमें क्या होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें गुंजाइश क्या होती है कि हमारे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, क्योंकि हम अपने जो विचार हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकते हैं हमारे मतों से सामने वाला सहमत हो, उस स्थिति में क्या होगा, हमारे उनके साथ जो विचार जब मेल खाएंगे तो हमारे उनसे संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कठिन समस्याओं का सरल समाधान, ईजी सोल्यूशन
टू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है कि औपचारिक संदेश वाहन में कि कुछ समस्याएं ऐसे आती हैं जो कि इजीली सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो फॉर्मल वे में स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वहाँ कम्युनिकेशन, तो उसका जो सोल्यूशन आता है वो बहुत लेट आता है और जब तक उसका समय निकल जाता है और वो प्रॉब्लम तिल का ताड़ बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस समय क्या होता है, अनौपचारिक जब बातें कर रहे हैं, हम संदेश वाहन कर रहे हैं, उस समय क्या होता है, वो जो समस्याएं हैं वो इजीली ऐसी चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति, सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे जब सामाजिक रूप से सब एक दूसरे से मिले हुए हैं तो ये होना ही है कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जब वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, या हम कह सकते हैं वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो अनौपचारिक संदेश वाहन है उसके लाभ को जाना। आइए उनसे जुड़ी कुछ हानियों पर डिस्कशन करते हैं या विवेचना करते हैं। जो पहली हानि है या पहली सीमा है वो कहती है कि अव्यवस्थित संदेश वाहन यानी अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। देखिए, इसमें जो पाथ है या संदेश वाहन का जो पथ है वो है निश्चित नहीं है। अब कोई संदेश प्रवाहित हो रहा है, वो किस दिशा में प्रवाहित हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो संदेश होता है, संदेश वाहन की तरीका है, वो अव्यवस्थित होता है और इस पर जो है बहुत अच्छी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कि इसका दूसरा पॉइंट बता रहा है कि ये अविश्वसनीय सूचनाएं देता है या अनरिलायबल इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि जैसे ही सूचनाएं जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूचनाएं उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं और जो अर्थ होता है उस सूचना का बदल करके कुछ दूसरा ही हो जाता है। तो इन सूचनाओं पर एकदम आंख मूंद करके जो है उन पर रिलाय नहीं किया जा सकता या उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर है गलत फहमियों की संभावना उत्पन्न होती है, चांसेस इन डिस्टॉर्शंस। अब देखिए, बात जो है कुछ और थी, सामने कुछ और आई, तो इससे क्या हुआ, गलत फहमियाँ बढ़ी, जिससे क्या होगा, लोगों के बीच मनमुटाव होंगे, उनके बीच का तालमेल खराब होगा, जो कि अनौपचारिक कम्युनिकेशन के कारण ही होता है। उसके बाद आती है गोपनीयता का अभाव यानी लैकेज ऑफ सीक्रेसी। अब जब इतने लोगों से बातें घूम फिर के आ रही हैं तो ये बट ऑब्वियस है कि वहाँ सीक्रेट तो कोई चीज़ रह ही नहीं सकती। अगर सीक्रेट रखनी है तो उसके लिए फॉर्मल वे रखना पड़ेगा या फिर कुछ बहुत कम लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सीक्रेसी नाम की चीज़ होती है, गोपनीयता नाम की जो चीज़ होती है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि इस तरह के कम्युनिकेशन में गोपनीयता बनी रहेंगी। इसके बाद जब हमने हानियाँ समझ ली, मैं आपको एक कमेंट बताना चाहूँगी कि जो हमारा अनौपचारिक संदेश वाहन है उसे हम क्या कहते हैं, अंगूरी लता जाल तंत्र भी कहते हैं। इस इंग्लिश में इसे ग्रेप वाइन नेटवर्क कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि संदेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होगा और किस दिशा में होगा, और संदेश की शुरुआत कहाँ से हो रही है और वह कहाँ जाके ख़त्म होगा या किस व्यक्ति पर जाकर ख़त्म होगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और ये जो संदेश है एक दूसरे से गुथे हुए नेटवर्क्स के थ्रू फ्लो होती है, या उसका जो प्रवाह होता है वह एकदम जाल की तरह बंधे हुए तंत्र से होकर गुजरता है। तो इसीलिए हम इस अनौपचारिक संदेश वाहन को या अनौपचारिक जो पद्धति है संदेश वाहन की, उसको हम क्या कहते हैं, अंगूरी लता जाल तंत्र या ग्रेप वाइन नेटवर्क। आइए हम इस अंगूरी लता जाल तंत्र के कुछ प्रकार को देखते हैं कि किस तरह के होते हैं। जैसे कि पहला फिगर आप देख रहे हैं, एकल रीति। इसमें क्या होगा, जो पहला व्यक्ति है वो अपने दूसरे व्यक्ति को, जिस पर वह विश्वास करता है, दूसरे विश्वसनीय व्यक्ति को संदेश देगा। दूसरा जो है तीसरे व्यक्ति जो कि उसका विश्वसनीय होगा उसको संदेश देगा, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। ये सब क्या करेंगे, अपने अपने विश्वसनीय लोगों को ही संदेश देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये अनौपचारिक जो है जाल तंत्र है या अंगूरी लता जाल तंत्र है, तो क्या होगा, वहाँ पे सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो फ्लो है वो इस तरीके से होगा, किसका, कम्युनिकेशन का, ये संदेश का प्रवाह इस तरीके से होगा। फिर दूसरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे गपशप श्रृंखला कहते हैं, है ना। आपने गपशप सुना होगा, कैसे मम्मी लोग मस्त बैठ के गपशप करते हैं और आप लोग भी बहुत गपशप करते हैं, इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, उसकी बात उससे। यहाँ पे यही होता है।
यहाँ आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ए है जो बी से भी बातें कर रहा है, सी से भी बातें कर रहा है, डी से भी बातें कर रहा है, ई एफ जी एच आई, मतलब वो अकेला ही सबसे बातें कर ले रहा है। मतलब उसका अगर जो मैटर डिस्कशन का है या जो टॉपिक अगर रुचिकर है तो वो उस मैटर पे सभी व्यक्तियों से डिस्कशन कर लेगा। ये दूसरा था। इसके बाद हम तीसरे की ओर चलते हैं जिसे प्रायिकता कहते हैं यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, जो ए है वो अपने जो ई और डी को अपनी सूचना देता है या संदेश देता है या मैसेज देता है, वो बी को छोड़ देता है। ये वो अचानक करता है ना, अचानक ही किसी को छोड़ता है और किसी को वो संदेश दे देता है। इसी तरह ई जो है वो के और जी को और डी एच और आई को देते हैं। तो ये प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इस तरह का श्रृंखला बनाती है या जाल तंत्र होती हैं। यहाँ पे अचानक ही जो अधिकारी है अपने अधीनस्थ को या अपने साथ के सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। इसके बाद अंतिम में आप आते हैं जिसे क्लस्टर कहते हैं या समूह भीड़ भाड़ वाली जाल तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जो ए है वो क्या करेगा, अपने 3 विश्वसनीय पात्र जो लोग हैं उनको उनके साथ मैसेज शेयर करेगा या कोई भी बात शेयर करेगा। अब उनमें से कोई एक, मान लीजिए बी सी डी के साथ ए ने कोई बात शेयर की, तो उनमें से जो डी है वो अगला अपने 3 अगले विश्वसनीय लोगों के साथ उन बातों को शेयर करेगा। इसी तरह जब डी ने ई एफ जी के साथ शेयर किया तो जी ने क्या किया, एच आई के साथ शेयर कर दिया। तो इस तरह का जब प्रवाह होता है सूचनाओं का, उसे हम क्या कहते हैं, समूह भीड़ भाड़ जाल तंत्र या क्लस्टर कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने औपचारिक और अनौपचारिक संदेश वाहन को डिटेल में समझा। आइए अब हम इनके बीच कुछ अंतर को पॉइंट्स के थ्रू जानते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अंतर का पहला आधार हम लेंगे अर्थ यानी मीनिंग। औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखें तो इसकी मीनिंग होती है कि सूचनाओं के आधिकारिक विनिमय से है, और अनौपचारिक संप्रेषण से अभिप्राय सूचनाओं के अनाधिकारिक विनिमय से है। अंतर का दूसरा आधार हम लेते हैं संबंध यानी रिलेशंस। इसमें देखें तो यह औपचारिक संगठनात्मक संबंध पर आधारित होता है, और अनौपचारिक संप्रेषण में देखें तो यह पारस्परिक संपर्क पर आधारित होता है। तीसरा अंतर का आधार मार्ग यानी रूट लें तो औपचारिक संप्रेषण निश्चित मार्ग का होता है और अनौपचारिक संप्रेषण में कोई भी निश्चित मार्ग नहीं होता है। चौथा अंतर का आधार लिखित अथवा मौखिक यानी रिटन और ओरल लें तो इसमें औपचारिक संप्रेषण में देखें तो इसमें संदेश का प्रेषण प्रायः लिखित होता है, और अनौपचारिक संप्रेषण में देखें तो इसमें संदेश का प्रेषण एवं मौखिक होता है। दिशा का प्रवाह देखें यानी फ्लो ऑफ डायरेक्शन देखें तो औपचारिक संप्रेषण में यह ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समान स्तर पर तथा तिरछे प्रवाहित होते हैं, और अनौपचारिक संप्रेषण में यह सभी दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। छठवां अंतर का आधार प्रकृति यानी नेचर लेते हैं तो औपचारिक जो संप्रेषण होता है वह दृढ़ होता है, और अनौपचारिक संप्रेषण की जो प्रकृति होती है वो लोचशील होती है। सातवां अंतर का आधार यानी गति अर्थात स्पीड लें तो औपचारिक संप्रेषण की गति धीमी होती है, और अनौपचारिक संप्रेषण की जो गति होती है वह तीव्र होती है, क्योंकि इसमें कोई भी निर्धारित माध्यम नहीं होता। आठवां अंतर का आधार विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी लें तो औपचारिक संप्रेषण में पूर्ण रूप में विश्वसनीयता होती है, लेकिन जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। नौवां अंतर का आधार उद्देश्य यानी पर्पस लें तो औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य होता है संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना, और अनौपचारिक जो संप्रेषण है उसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं को प्राप्त करना। 10वां अंतर का आधार उत्तरदायित्व निश्चित करना यानी फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो हम देखते हैं औपचारिक संप्रेषण में कि इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान होता है क्योंकि सूचना का स्रोत ज्ञात होता है, और अनौपचारिक संप्रेषण में इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है
क्योंकि सूचना का स्रोत ज्ञात नहीं होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण के बीच के अंतर को जाना। बच्चों अब बात आती है कि मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन यानी संदेश वाहन के माध्यम कौन कौन से होने चाहिए। संदेश वाहन के 3 माध्यम हो सकते हैं, या तो वह लिखित फॉर्मेट में हो सकता है जिसे हम इंग्लिश में रिटन फॉर्मेट कहते हैं, जैसे पत्र लिखना, नोटिस निकालना, सर्कुलर निकालना, ये सब लिखित फॉर्मेट में होते हैं। उसी तरह का मौखिक रूप से भी हो सकते हैं, जब आदेश और निर्देश दिए जाते हैं मौखिक रूप से तो उसे ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत लिया जाता है। और अगर गेस्चर्स यानी सांकेतिक भाषा में जब किसी चीज़ को या किसी संदेश को दिया जाता है तब वहाँ पर गेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है या सांकेतिक रूप से संदेश का प्रवाह होता है। गेस्चर्स से कैसे संदेश का प्रवाह होगा? मान लीजिए अगर हमें किसी की बात से नाराज़गी है तो हम कैसा फेस बनाते हैं? फ्राउनी फेस बनाते हैं, एकदम इस तरीके से। हम किसी के बात से खुश हैं तो हम किस तरीके से अपना जो चेहरे का एक्सप्रेशन देते हैं, स्माइलिंग फेस देते हैं। उसके बाद हम अगर दुखी हैं तो किस तरह का फेस बनाते हैं? इस तरीके का फेस बनाते हैं। और अगर हम मजाक में मूड में हैं तो हम उसके लिए अलग ही चेहरा बनाते हैं। तो जो एक्सप्रेशंस आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं, इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि आप हाँ बोलने के लिए इस तरह का, ना बोलने के लिए इस तरीके का, विचार करने के लिए इस तरीके का, ये सब आपके जेस्चर्स या सांकेतिक भाषा के रूप में आप अपने संदेश को प्रवाहित करते हैं। तो इन माध्यमों के थ्रू संदेश का वाहन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, संदेश वाहन के महत्व को समझते हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। पहला इम्पोर्टेंस बताते हैं कि उपक्रम की सरल कार्यवाही में सहायक होता है, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस। कैसे? जैसे मैंने इस कम्युनिकेशन को शुरू करने से पहले ही बताया कि कोई भी बिजनेस जो है वह कम्युनिकेशन के बिना नहीं चल सकता। बिजनेस या आप सोसाइटी में भी बिना कम्युनिकेट किए नहीं रह सकते। आपको अगर आपका जीवन जीना है तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो व्यावसायिक तौर पर अगर हम देखें तो किसी एंटरप्राइज में अगर किसी कार्य को करना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट या आपके संदेश को प्रवाहित करना पड़ेगा। टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, जो नियम बनाती हैं, जो कायदे बनाती हैं, उनको क्या करती हैं? उनको प्रसारित करती हैं अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट को प्रसारित करता है। अब जब सूचनाएं प्रसारित हो गई हैं, नियम कायदे बता दिए गए हैं, इस स्थिति में क्या होगा? जब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं सबको, तो कार्य जो है अपनी गति से प्रवाहित होगा, ये आशा की जाती है, जो कि इस पहले बिंदु में कह रहा है। दूसरा बिंदु कहता है समन्वय के आधार के रूप में, एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लोगों के बीच उनके मत एक जैसे हैं कि नहीं, या वो एक दूसरे के मतों से सहमत है कि नहीं या नहीं है, ये जान ही नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में वहाँ कोऑर्डिनेशन होना मुश्किल है। कोऑर्डिनेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन होगा तभी एक छत के नीचे एक उपक्रम में जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तभी क्या होगा? वहाँ पे कार्य होना पॉसिबल है। क्योंकि जब किसी फर्म में या किसी उपक्रम में जो कार्य होता है कोई एक व्यक्ति नहीं करता, वहाँ तो कार्यों को उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से विभक्त कर दिया जाता है। वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं, उन विभागों का अलग अलग कार्य होता है। अब अगर इन विभिन्न विभागों में तालमेल ही नहीं होगा तो क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी? इसका जवाब तो नहीं है। इसीलिए तालमेल बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन या संदेश का वाहन होना ज़रूरी है। तीसरा बिंदु कहता है कि प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। कैसे? जब हम अपने सबऑर्डिनेट से, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ से कम्युनिकेट करेगा, अधीनस्थ अपने अधिकारी से कम्युनिकेट करेगा, तो इसमें क्या होगा? संदेश का प्रवाह होगा द्विमार्गीय।
इस स्थिति में क्या होगा कि अगर कोई समस्याएं हैं अधिकारी उससे पूछेगा, उस समस्याएं हैं तो अधीनस्थ उसे बताएगा या उन समस्याओं के लिए सुझाव भी दे सकता है ना, या अपने कुछ समस्याओं को बता भी सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, उन समस्याओं को सुलझाया भी जाएगा और क्या होगा कि जो लोग नए सामने आ रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम व्यावसायिक रूप से या आधिकारिक रूप से जानने में आएगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है इस तरीके के काम कर सकता है, इसे हम मैनेजरियल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। इस तरीके से जो अधिकारी हैं उनके जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी या उनकी जो प्रबंधकीय कुशलता है वो बढ़ जाएगी। चौथा बिंदु कहता है कि निर्णय में सहायक, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि प्रॉपर फ्लो है कम्युनिकेशन का, या प्रवाह कह सकते हैं हम, संदेश का प्रॉपर है, तो हमें सलाह भी मिल रहे हैं, सुझाव भी मिल रहे हैं, समस्याएं भी सामने आ रही हैं, नीतियां भी पता है, निर्देश, आदेश, सारी चीज़ें हैं। अब किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन होंगे, इतनी सारी चीज़ों के बीच में क्या करेंगे, उसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। अब अच्छे से समझेंगे समस्याएं क्या है, सुझाव कितने आए हैं, उन सुझावों में सबसे अच्छा सुझाव कौन सा है, या इससे भी अच्छा क्या हो सकता है। कई सारे मस्तिष्क इसमें लगेंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा या निर्णय लेना आसान हो जाएगा। उसके बाद बात आती है सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। ये कैसे पॉसिबल है, जब वहाँ का श्रमिक या लेबर पोर्शन जो है, या जो उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य है, क्योंकि पूरा कार्य उसी पर डिपेंड करता है, तो जब वो लेबर पोर्शन जो है, श्रमिक वाला पोर्शन जो है, वो खुश रहेगा, उनका जो है टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ जो तालमेल है, रिलेशंस है, वो अच्छे रहेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, औद्योगिक शांति बनी रहेगी। यदि उनके बीच और मैनेजर्स के बीच या मैनेजमेंट के बीच अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, वो लोग एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हैं, तो वो लेबर्स क्या करेंगे, उस कंपनी के लिए काम करना बंद कर देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा ये कि कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो नहीं था, जिस वजह से उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए या जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसका निराकरण हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए जो लेबर पोर्शन है उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो होना ज़रूरी है, या संदेश का प्रॉपर प्रवाह होना ज़रूरी है। फिर छठवां बिंदु कहता है कि मनोबल वृद्धि तथा अभिप्रेरण प्रदान करना, यानी बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। कैसे होगा, अगर कोई मैनेजर है या अधिकारी है, अपने अधीनस्थों के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, उनके साथ उनका अच्छा संदेश वाहन है या कम्युनिकेशन है, इस स्थिति में क्या होगा, वो अपनी बात उनको समझा पा रहा है, उनके सुझाव और को सुन रहा है, समझ रहा है, और इस स्थिति में क्या होगा, जब उनके बीच बॉन्डिंग अच्छी है तो कार्य भी स्मूथली निकल जाएगा और उसके टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके मोरल भी बूस्ट होंगे और उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। मोरल बूस्ट हो जाएंगे मतलब उनके मनोबल में वृद्धि होगी, क्योंकि उनका कार्य एकदम 100% हो रहा है, वो खुश हैं सबके सब। वो जो ऑब्जेक्टिव था पर्सनल लेवल पे, मतलब व्यक्ति सोच रहा था कि मुझे पैसे से बढ़त मिले, कोई सोच रहा था मुझे प्रमोशन से मिले, कोई संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सोच रहा था, सबके उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही। तो उस स्थिति में क्या होगा कि मनोबल में वृद्धि भी होगी और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, या उनमें अभिप्रेरण की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद जो अंतिम बिंदु है इसका वह है प्रभावी नेतृत्व की स्थापना, यानी इस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप कब होगा, इफेक्टिव लीडरशिप जब होगा जब वो लीडर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं को या उनके द्वारा दी गई परेशानियों को, उनके द्वारा बताई गई परेशानियों को, सलाहों को सुनेगा और उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, तो वहाँ पर पे नेतृत्व की स्थापना प्रभावित होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने संप्रेषण के महत्व को जाना। आइए अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।